हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने कल स्टडी किया था, जहाँ पर कि हमने टीचिंग क्या होती है, टीचिंग प्रोसेस क्या होती हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सब स्टडी किए था। और आज हम इसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल हमने स्टडी किया था आपके शिक्षण के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य और शिक्षण का स्तर। यहाँ पर हमने उसके व्यापक अर्थ को जाना था और हमने जाना था कि कैसे आप शिक्षण मतलब किन शिक्षण सूत्रों की सहायता से आप स्टूडेंट्स को जो है वो टीचिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने शिक्षण सूत्र पढ़े थे, शिक्षण का व्यापक अर्थ पढ़ा था, ठीक है, सामान्य सिद्धांत पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्येता की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। सबसे पहली बात अध्येता की आती है कि अध्येता क्या होता है। तो ये है आपका स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, अध्येता ही देश के भावी कर्णधार है। बिल्कुल, आज जो स्टूडेंट है वही तो हमारे देश का कल फ्यूचर है। यही स्टूडेंट तो आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ये सब बनेंगे और देश को क्या करेंगे, सफलता की तरफ कह सकते हैं हम लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वही अध्येता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निश्चय ही अध्येता जीवन का महत्वपूर्ण काल है। बिल्कुल है भैया, आज अगर हम स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो कल वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो तभी हमारा जो डेवलपमेंट होगा नेशन का वो इन स्टूडेंट पर ही बेस्ड करता है। अदरवाइज आप खुद समझ सकते हैं, अगर इनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो ये नेशन की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करेगी। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक अवबोध होता है। बिल्कुल, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ठीक है, अवबोध का मतलब उसको कोई समझ नहीं होती है, उसमें समझ का विकास नहीं हुआ होता है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा उसके जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसकी बुद्धि विकसित की जाती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल आता है तो टीचर ही एक ऐसा माध्यम होता है जो बच्चे का एक गोल डिसाइड करता है कि उसको आगे क्या बनना है। ठीक है, तो बच्चे को जो प्रेरित करता है वो टीचर होता है। टीचर बच्चे को प्रेरित करके उसका लक्ष्य निर्धारित करता है और उसकी बुद्धि का विकास करता है। अध्येता जीवन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, शायद प्रॉब्लम हो रही हो। यस, अध्येता जीवन मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल है। जो मतलब जो स्टूडेंट का लाइफ होती है वो एक बहुत अपने पूरे मानव जीवन का सबसे अच्छा काल माना जाता है। बिल्कुल होता है, जब आप स्कूल में गए होंगे, आप अगर आप याद करते होंगे तो वो डेज़ आपके बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और बहुत ज़्यादा उन दिनों में आपने एंजॉय किया होगा। तो वो डेज़ तो हमारे ऑब्वियसली सी बात है बहुत ही अच्छे होते हैं और ये भावी जीवन की आधारशिला होती है, बेस होता है। ठीक है, जिस तरह से आप घर बनाते हो, उस घर की नींव जितनी मजबूत होगी, घर को आप कह सकते हो कि उतना स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो सेम थिंग है कि जितनी स्ट्रांग बच्चे की नींव रखी जाएगी उतना ब्राइट उसका फ्यूचर होगा। तो बच्चे की नींव रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर की होती है कि वो उसका बेस जो है वो स्ट्रांग बनाता है या फिर वीक बनाता है। ठीक है, तो यही वही जीवन होता है जो आने वाले जीवन की आधारशिला होती है। इस काल में मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, आप अपने बचपन में जो कुछ भी सीखते हो वह आजीवन काम आता है। और एक बहुत बड़ी बात कि आपको आजीवन याद रहता है। आपने क्या टेबल अपनी किशोरावस्था में सीखे थे क्या? आप जब अडल्ट थे तब टेबल याद किए थे? नहीं, अपने बचपन में 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 याद किया तो वो आज तक आपको याद है। आपने बचपन में ABCD याद किया तो आज तक आप जानते हो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 1 2 3, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो ये सब हमने कब पढ़ा था? ये सब हमने बचपन में पढ़ा था और ये सब हमें आज भी याद है। और उसी
को यूज़ करके हम अपना आगे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर बोला है कि ये आजीवन उसके काम आता है। हम 1 2 3 अगर हमें नहीं आ रहा होता तो कैसे हम एडिशन करते, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते। जब हम ना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड नहीं कर पाते तो कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते, कैसे हम प्रॉफिट और लॉस को जानते। तो ये सारी अवधारणाएं जो हमें विकसित हुई, ये किससे विकसित हुई? काउंटिंग से स्टार्ट हुई। पहले हमें काउंटिंग आई, फिर हमने ऐड सीखा और उसी का इस्तेमाल करके हम आज मैथ्स के सम्स जो है वो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अध्यता जीवन मनुष्य के जीवन की एक ऐसी विशिष्ट अवस्था है जिससे उसे सही दिशा का बोध होता है। जब बच्चा लर्नर होता है, जब बच्चा सीख रहा होता है, तो उस अवस्था को एक ऐसी अवस्था कहा जाता है जहाँ पर उसको सही दिशा की समझ आती है, क्योंकि टीचर उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सत्य तो यह है कि प्रत्येक महापुरुष की महानता का मुख्य आधार उसकी अध्यता जीवन ही रहा है। ये भी है कि जितने भी हमारे यहाँ पर कह सकते हो आप फेमस फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं, तो उनका फेमस होने का जो आधार है वो उनके लर्नर, जब वो लर्नर थे वही उसी टाइम की वजह से है। जैसा कि आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनी होगी। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने क्या किया है? बल्ब का आविष्कार किया है। आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है वो उसी अपने आविष्कार के लिए। वैसे उन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वेंट किया है, लेकिन हम बात करेंगे थॉमस अल्वा एडिसन की। तो क्या हुआ था कि उनके यहाँ पर जो उनकी मेड आती थी, उनकी बेटी को उन्होंने कीड़े मकोड़े पीस कर पिला दिए थे। ठीक है। अब तो ये क्या था? यही उनमें क्रिएटिविटी थी ना। उन्होंने हो सकता है कुछ ऐसा देखा हो और उन्हें लगा हो कि कीड़े मकोड़े खिला देने से इसको जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो यही रचनात्मकता होती है बच्चे में। तो बच्चे अगर उस टाइम एडिसन की मम्मा ने उनको डांट दिया होता, उनको पनिशमेंट किया होता, तो आज हम इस रोशनी में नहीं रह रहे होते। तो आज हम ये जो रोशनी में है, इसका कारण कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है और उनकी क्रिएटिविटी है। तो बच्चे रचनात्मक होते हैं बिल्कुल। अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पर महान आपके संज्ञानवादी हैं जिनका नाम है पियाजे। ठीक है। जिनको जीन पियाजे के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि बालक जो होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बस आपको उस ज्ञान को एक डायरेक्शन देना होता है। ठीक है। तो वही है कि जितने भी महापुरुष हैं उनका आधार उनके अध्यता जीवन ही रहा है। इनकी जब वो लर्नर थे वही टाइम रहा है। आइंस्टीन का भी आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा कि आइंस्टीन बहुत ज़्यादा वीक थे। ठीक है। लेकिन अब आप देखिए आइंस्टीन का आप कोलैबोरेशन देखिए। आइंस्टीन ने हमारे आपको फिज़िक्स में आप इक्वेशंस पढ़ते हो आइंस्टीन की, तो अब कहाँ उनको स्कूल से निकाल दिया गया था कि वो बहुत ज़्यादा वीक है और उनको नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन उनकी वहाँ पर भी जो प्रभावित किया उनके व्यक्तित्व को, वो किसने किया? उनकी लर्नर्स लाइफ पीरियड ने ही किया। ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट है आपका, अध्यता का उद्देश्य मात्र विद्या प्राप्त करना ही नहीं होता है, वरन ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की वृद्धि भी उसका लक्ष्य होता है। ज़्यादा हम इसको खींचेंगे नहीं, सिर्फ सुन लीजिए कि जो लर्नर होते हैं उनका मोटिव सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको सिर्फ आपने एजुकेशन ले ली एंड बस हो गया, बल्कि आपको उस एजुकेशन, जो ज्ञान आपको मिला है, उससे आप अपने फिजिकल, अपने मेंटल और अपने बिहेवियरल कैरेक्टर में कैसे चेंजेस लेकर आते हो, कैसे उसका सदुपयोग करते हो, वो सब मायने रखता है। ठीक है। विद्या अध्ययन काल ही वह काल है जिसमें सहयोग, यहाँ पर ही आप कोलैबोरेशन सीखते हो, यहीं आप फ्रेंडशिप करते हो, यहीं आप ग्रुप्स में वर्क करना सीखते हैं। प्रेम, सत्य भाषण, यही सत्य, कभी कभी आपको सच भी बोलना होता है। सहानुभूति, आप दूसरों को सिंपैथी भी इसी टाइम में दिखाते हैं। आगे चल के तो गला काट प्रतियोगिता हो जाती है, अरे मुझसे आगे ना निकल जाए, अगर ये गिर गया तो गिरा रहने दो क्योंकि मैं इससे पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब आप बच्चे होते थे उस टाइम पर आप ऐसा नहीं होता था। अगर आपका कोई भी फ्रेंड गिर जाता था तो आप उसके लिए उठाते थे। ठीक है। मतलब उस सिंपैथी उसको शो किया करते थे। तो आदि गुणों का विकास किया जाता है। अनुशासन, शिष्टाचार आदि प्रवृत्तियाँ इसी समय से जन्म लेती हैं। ठीक है। आप डिसिप्लिन में रहना आप वहीं से सीखते हो। अध्यता जीवन में, अध्यता ज्ञान अर्जन करता है, बिल्कुल क्या करता है? नॉलेज को गेन करता है। और अध्यता अपने जीवन में महापुरुषों के चरित्र व उनके अनुभवों का अनुसरण करता है। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको हमारे सिलेबस में डालने का मोटिव क्या? महात्मा गांधी के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं?
हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, हम उनके बारे में क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम इनसे इन्फ्लुएंस हो सके और अपने आने वाले लाइफ पीरियड को या लाइफ स्पैन को चेंज कर सके। ठीक है, विद्या प्राप्त करने के लिए अध्येता को बड़े से बड़ा त्याग व कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं और आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना होता है। अध्येता को इसके लिए रेडी रहना होता है, तत्पर रहना चाहिए। अध्येता जीवन में विद्या के साथ साथ चरित्र का विकास भी महत्वपूर्ण है और भैया आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, है ना। अध्येता जीवन में चरित्र निर्माता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और अध्येता में ये सभी गुण होने चाहिए जो एक तपस्वी में होते हैं। नेक्स्ट है, अध्येता जीवन की एक तपस्या के समान ही होता है। यहाँ पर एकाग्रता अध्येता जीवन का प्रमुख गुण है। यदि उसमें यह गुण निहित है तो उसमें अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाएगा। और अध्येता को सुख की ओर नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि विद्या तपस्या मांगती है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, सोना अगर आग में तपता है तभी जाके सोना बनता है, तो सेम थिंग हैपन्स विद द स्टूडेंट ऑल्सो। उसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत होगी। उसको सब सारे सुख मिल जाएंगे तो वो उस सुख को पाने की कोशिश ही नहीं करेगा और कहीं ना कहीं ये उसके फिजिकल मेंटल स्टेटस को बिगाड़ देगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सुख बच्चे को नहीं देना चाहिए। बच्चा जितना तपेगा उतना ही वो उभर कर आएगा। ठीक है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्यान निद्रा तथावचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। यानी विद्यार्थी के यहाँ पर 5 लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं कि ठीक से सोता नहीं है, कम खाना खाता है, घर का त्याग कर देता है। ठीक है, और तो यही सब जो है विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बुक है ये तो। शिक्षण अभिवृत्ति पर आते हैं। ठीक है, यहाँ शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, यही है आपकी यूनिट 1, वो बेसिक था हमने जो पढ़ा। अब देखिए शिक्षण के स्तर यहाँ पर आते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसमें आपके 3 स्टेजेस होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है आपका शिक्षण का स्मृति स्तर, दूसरा समझ का स्तर और चिंतनशील स्तर। ये आपको जो है वो याद रखने हैं। शिक्षण का स्मृति स्तर को यहाँ पर मेमोरी लेवल बोला जाता है। समझ के स्तर को अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं और चिंतनशील स्तर को यहाँ पर थिंकिंग लेवल बोलेंगे। ठीक है, थॉटफुल लेवल, थिंकिंग लेवल। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे हम शिक्षण का स्मृति स्तर होता क्या है। तो ये शिक्षण का पहला स्तर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण का पहला स्तर कौन सा है, तो शिक्षण का पहला स्तर स्मृति स्तर होता है, जहाँ पर कि विचारणीय, इसको विचारणीय स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा शिक्षण, क्योंकि एग्जामिनर का मोटिव होता है आपको बहकाना, आपको गुमराह करना। तो वो आपको स्मृति स्तर ना दे के विचारणीय स्तर भी दे सकता है, पूछ सकता है क्या है। तो आपको पता है ये स्मृति स्तर और विचारणीय स्तर एक ही चीज़ होती है और पहला स्तर होता है आपकी टीचिंग का। ये स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद होता है। ठीक है, सभी में मेमोरी होती है। मेमोरी लेवल पर टीचिंग को टीचिंग का सबसे निचला स्तर माना जाता है। देखिए मेमोरी जो है सभी जीवित प्राणियों में होती है। इसका मैं आपको एक साथ, हम लोगों में तो होती है, हम लोग तो सब याद रखते हैं। आप कहोगे मैम एनिमल्स में भी मेमोरी होती है, बिल्कुल होती है। आपका डॉग अगर आपके यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहा है और आप वो बाई चांस खुल जाता है या कहीं रास्ता भटक जाता है तो वो खुद अपने घर वापस आ जाता है। कैसे? अपने मेमोरी का यूज़ करके। ठीक है, आपको मैं आप लोगों ने एंड्रोक्लीस की स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, एंड्रोक्लीस जो रोम का निवासी था, कुछ इस टाइप से हमने अपने बचपन में स्टोरी पढ़ी है। तो वो एंड्रोक्लीस को रोम के राजा ने पकड़वा लिया होता है और उसको एक शेर के सामने छोड़ा जाता है। और जब वो उस भूखे शेर के सामने उसको छोड़ा जाता है तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो इतने दिनों का भूखा शेर उस आदमी को खाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, उसको उसके फीड को लिक करने लगता है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि बहुत समय पहले जंगल में एक बार उस शेर के पैर में कांटा लग जाता है और वो अपने कांटा लगने की वजह से पैर में बहुत दर्द से कराह रहा होता है और उस टाइम एंड्रोक्लीस जाकर उस कांटे को निकालता है। तो आप देखिए कब उसे वो अपना टाइम याद था कि इस एंड्रोक्लीस ने ही मेरी मदद की थी, तो वो उस एंड्रोक्लीस को आकर खाता नहीं है। तो एनिमल्स में भी मेमोरी लेवल होता है। ये स्टडी बताने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना था। अब देखिए इस स्तर पर सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती है।
ठीक है। इसमें आप सोच नहीं सकते, इसमें आपको जो याद है आप वही बोलोगे। जैसे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हमारे देश का संविधान कब लिखा गया था, तो अब आप इसमें कुछ अपना थिंकिंग नहीं लगा सकते कि अब आप खुद से क्रिएटिव थिंकिंग सोचने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही एक वर्ड में बताना होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन में आया था, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे मेमोरी स्तर पर ही, मेमोरी लेवल पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हमारी थिंकिंग का कोई भी स्पेस नहीं होता है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रट लेते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। बिल्कुल, आपको मैं बोल दूं कि आप एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि हाँ, आप 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप यहाँ पर आपकी थिंकिंग कुछ नहीं मैटर करेगी, यहाँ पर आपकी समझ मैटर करेगी, आपका मेमोरी मैटर करेगा कि आप अपनी मेमोरी में उसको कितने दिनों तक रख पाते हो। शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय को रट्टे द्वारा सीखना है तो यही। लेकिन हम आपको बताएं, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी स्टेटमेंट्स दिए और वहाँ पर रटना आया, तो ये आपका जो रोट मेमोराइजेशन है ये नेगेटिव आता है। रटना तो है, आप रटते तो हो, लेकिन रटने को बेहतर नहीं माना गया है अगर हम बात करें आपके एनसीएफ के अकॉर्डिंग, या ठीक है। तो रटने वाला अगर ऑप्शन कहीं दिखता है तो उसको आप इग्नोर ही करिएगा, वो आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्र माध्यमिक होते हैं। बिल्कुल, शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्र को सेंटर में रखना है, और शिक्षक नहीं होगा तो टीचर को पढ़ाएगा कौन, तो इसलिए शिक्षक नहीं होगा तो स्टूडेंट को पढ़ाएगा कौन, इसलिए टीचर की जो भूमिका है वो भी मस्ट है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित होती है। बिल्कुल होती है। शिक्षक एक क्रमबद्ध क्रम से अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से ही तो प्रस्तुत करेगा ना। आप अगर चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं तो पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर सेकंड पढ़ाएंगे ना। फर्स्ट पढ़ाने के बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक सब कराएंगे, फिर तो सेकंड चैप्टर पे आएंगे। तो वही है कि शिक्षक एक क्रमबद्ध क्रम में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है। और शिक्षण में स्मृति स्तर है, उससे में अंतर्दृष्टि का अभाव है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है। आगे अब हम स्मृति स्तर शिक्षण के गुण जान लेते हैं। तो देखिए, निम्न वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी, यह उनकी बुद्धि के विकास के कारण है और उनके पास रोट मेमोरी है। रूट नहीं, रोट होगा। शिक्षण के इस स्तर में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मेमोरी लेवल में आपको टीचर ही, आपने जब बचपन में पहाड़े पढ़े होंगे, सभी को याद होगा, तो 1 2 2 दूनी 4 चीख कर पढ़ा करते थे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो क्या है आपका, रटना ही तो था, रट ही तो रहे थे उसको रोज रोज पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर रटा कौन रहा था, टीचर ही रटा रहा था। तो शिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह विषय वस्तु के विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, उसकी योजना बनाता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करता है। ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य के लिए एक आधार बनता है। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यानी जब छात्र की बुद्धिमत्ता और सोच की आवश्यकता होती है, तब आप अपना आप जो अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, उसका बेसिस आपका 1 2 3 ही रहा है, आपके टेबल्स ही रहे हैं। ठीक है, स्मृति स्तर शिक्षण के चिंतनशील स्तरों के लिए पहला कदम है और स्तरीय शिक्षण को समझने के लिए यह पूर्व आवश्यकता भी है। स्मृति स्तर शिक्षण के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो ये छात्र की क्षमताओं के विकास में योगदान देता है। बिल्कुल देता है। आपकी जो भी कैपेबिलिटी है, आपकी जो भी एबिलिटी है, उसके डेवलपमेंट में आपको स्मृति स्तर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, देखने को मिलता है। चूंकि इस स्तर पर छात्र रटने द्वारा सीखते हैं। मेमोरी लेवल पर आप रट के ही सीखोगे। ठीक है, यहाँ पर तो रटना ही है सब कुछ। तो आप यहाँ पर तो मेमोरी लेवल में आप अपना एक कोड वर्ड याद रख सकते हैं, रटना, दैट इज रोट मेमोराइजेशन। इस स्तर पर बच्चे रटकर ही सीखते हैं, इसलिए प्राप्त किया ज्ञान वास्तविक जीवन की स्थितियों में मददगार साबित नहीं होता, क्योंकि यह छात्रों की प्रतिभा को विकसित नहीं करता है। अगर मतलब आपने रटने का मतलब क्या है, आपको बता दिया कि अगर आपको फीवर आता है तो आपको पैरासीटामोल खाना है, और आपने ये रट लिया कि मुझे फीवर आएगा मैं पैरासीटामोल खाऊंगा, मुझे फीवर आएगा मैं पैरासीटामोल खाऊंगा, पता चल गया। अब आपको हो रहा है सर दर्द। अब भैया आपने तो पैरासीटामोल खाना रट के सीखा था, तो अब आपको सर दर्द की दवाई नहीं पता क्या होती है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है वो, है ना। तो अब यहाँ पर आप अपनी थिंकिंग का यूज़ नहीं कर सकते। आपकी मेमोरी में सिर्फ पैरासीटामोल थी और पैरासीटामोल ही रहेगी। अब खुद से कोई नई दवाई आकर कि हाँ विक्स एक्शन खा लेंगे तो सर दर्द खत्म हो जाएगा, वो डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रट मेमोराइजेशन का मतलब यही है कि आपको जो सिखा दिया आप बस उसी को यूज़ कर सकते हो, आप दूसरा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते उससे रिलेटेड। जबकि बुखार आ रहा है तो सर दर्द भी बुखार से ही रिलेटेड है, लेकिन आपने कोई प्रतिभा का विकास तो किया नहीं था कि आप सोच लो पैरासीटामोल ही खा लेता हूँ, थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वही है कि ये आपके वास्तविक जीवन की स्थितियों में मददगार साबित नहीं होता है।
नेक्स्ट आ जाएंगे, विद्यार्थी को कठोर अनुशासन में रखा जाता है और इस शिक्षण पर जोर दिया जाता है। अब जब आपको रटवाना है तो आपको एक टफ डिसिप्लिन में रखा जाएगा और फिर आपको इसको याद करने पर जो है वो आपको प्रेशराइज किया जाएगा। अब बात फिर से कठोर अनुशासन की आ गई, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कठोर अनुशासन। बच्चे को अनुशासन में नहीं रखना, कठोर अनुशासन में नहीं रखना, उसको स्वतंत्रता से सिखाना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर वो सीखे। इस प्रकार के शिक्षण में बुद्धिमत्ता का कोई महत्व नहीं है और इसमें प्रेरणा की कमी होती है। बिल्कुल यहाँ पर कोई मोटिवेट करा ही नहीं जाता, यहाँ तो बस बोल दिया कि 1 2 3 बोलिए, 1 1 2 2, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, रटवाने पर ही सारा फोकस है। अब हम आ जाएंगे समझ का स्तर, यानी कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब देखिए, किसी चीज़ को समझना, उसके अर्थ को समझना, विचार को समझना और अर्थ को समझना, यही सब आपके समझ के स्तर में आता है। जैसा कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ये रोड मेमोराइजेशन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर बता रही हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आप इसको याद मत करिए, आप इसको और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। वही मैंने बताया कि आपको अगर रोड मेमोराइजेशन का वर्ड कहीं दिख रहा है तो आप उस वर्ड को पकड़िए और अपनी समझ से देखिए कि वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है, उससे बेटर कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यही जो है आपके समझ का स्तर है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में समझ के अर्थ को वर्गीकृत किया जाता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। तथ्यों का कुल उपयोग देखकर कि अब आप देखोगे कि फैक्ट्स का कितना यूज़ हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आपकी अपनी समझ। अब जैसे आपके घर में मान लीजिए कि 4 लोग हैं, अब रोटियां 2 ही बची हैं, तो अब आप अपने समझ का इस्तेमाल करोगे कि क्या करें जो कि चारों लोग रोटी खा लें। अब 2 ही रोटी हैं तो आप अपनी समझ से करोगे ठीक है, आधी आधी खा लेते हैं, सब लोग खा लेंगे। तो वही है, अब आप अपने तथ्यों का कुल उपयोग देखेंगे कि कैसे करना है, फिर आप उसमें संबंध देखेंगे कि किस तरह से आपको वहाँ पर रिलेशन बिठाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं, तो आप सोचो कि बच्चों को हम लोग एक एक रोटी खा लेते हैं और हमारे पास मतलब एक आधी आधी रोटी हम लोग खा ले रहे हैं और आधी रोटी में से हम 1/4 बच्चे को देते हैं और जो आधी बचती है उसमें से फिर से हम लोग 1/4 ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे का पेट जल्दी भर जाता है, हमें ज़्यादा खाना होता है। तो इस तरह से अब आप उसके बीच में संबंध देखेंगे और एक सामान्यकृत अंतर्दृष्टि करेंगे और फिर आप इसको इंटरनली सोचेंगे कि ऐसा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रह जाता है, मतलब आप इसको जनरलाइज करोगे। समझ के स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर पर 1 से अधिक गुणवत्ता का है, यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और विचारशील है। शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्र को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है और उन्हें सिखाया जाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। शिक्षण के इस स्तर के लिए स्मृति स्तर शिक्षण बाधा को पार करना आवश्यक है, ठीक है। जो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है उसकी बाधा को आपको पार करना जरूरी है, तभी आप समझ विकसित कर पाओगे। स्मृति स्तर शिक्षण की तुलना में समझ स्तर शिक्षण में अधिक योग्यता है, बिल्कुल है। मैंने भी बोला ना कि आप समझकर, अब 12 लाइन का एक क्वेश्चन आपने जब अपर ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, वहाँ पे इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं, आपको 7 पेजेस में एक एक आंसर लिखना होता है। तो अगर आप रोड मेमोराइजेशन करने बैठोगे तो आप कैसे याद कर पाओगे। तो यहाँ आपका समझ का ही विकास हो रहा है, समझ के थ्रू ही आप आंसर लिख पाते हो, ठीक है। तो वही है, ये छात्रों को विषय सामग्री पर पूरी कमांड रखने में सक्षम बनाता है। आप पूरा सिलेबस कर लेते हो, कितना सिलेबस होता है आपके अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप रटने बैठोगे तो क्या आप रट पाओगे इतनी सारी बुक्स? नहीं, समझ के ही तो आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो। तो वही है कि कमांड रखने में सक्षम बनता है। समझ में शिक्षक की भूमिका अधिक सक्रिय होती है। अब यहाँ पर आप टीचर को समझाना है कि आपको किन एग्जाम्पल्स का यूज़ करें, कैसे कैसे वो आपके सामने कंसेप्ट्स को प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें कि आपको ईजिली समझ में आ सके, आप उनके बीच में रिलेशन को डेवलप कर सको, उसको जनरलाइज कर सको, ठीक है। इस स्तर पर छात्र किसी भी दूसरे स्थान पर हैं, बिल्कुल हैं। इस स्तर पर किसी भी कारमेनिंग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस स्तर पर मतलब वही आप याद नहीं रटने नहीं है आपको, यहाँ पर जो पहले से आपने ज्ञान आपके पास था उसी ज्ञान का यूज़ करके आपको नए ज्ञान का निर्माण करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिक्षण के समझ स्तर के गुण। तो अपनी सोच क्षमताओं का उपयोग करने के लिए छात्र को पढ़ने के इस स्तर पर, पढ़ने का ये स्तर दिया जाता है कि आप पढ़िए, रीडिंग करिए, तब समझ विकसित होगी, ठीक है, रटना नहीं है। इस स्तर पर प्राप्त ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। जो आपके पास ऑलरेडी से ज्ञान है उसी ज्ञान को आप यूज़ करके अपना थिंकिंग स्किल को डेवलप करोगे। यहाँ शिक्षक एक संगठित और क्रमबद्ध रूप से छात्रों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, बिल्कुल, और अधिग्रहित नया ज्ञान
पहले से अर्जित ज्ञान से संबंधित है। सेम ही चीज़ है, यहाँ पर छात्र रटकर नहीं सीखते और यहाँ पर तथ्यों और सूचनाओं को उनके उपयोग और उद्देश्य को समझकर सीखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएंगे शिक्षण के स्तर की समझ। तो शिक्षण के स्तर की समझ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए शिक्षण का चिंतनशील स्तर आएगा, यानी यहाँ पर आपको अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ठीक है, और किस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो, ये इस टाइप का आपका थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग रखनी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है चिंतनशील स्तर के शिक्षण के गुण। तो कैसे होंगे, तो इस स्तर पर शिक्षण जो होगा वो शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं है, बल्कि आपको अपना झुकाव जो है वो स्टूडेंट पे रखना है कि इसको समझ में आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको लेकर आनी है, बच्चे को समझ में आए, हमें मतलब टीचर को ये अपने बारे में नहीं सोचना। ठीक है, और इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। वैसे भी समझ का विकास आप थोड़ा उच्च ऊपर अपर लेवल पर ही कर पाओगे, बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर आप बच्चे का शिक्षण समझ का विकास नहीं किया जा सकता। शिक्षण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, अब देखिए बहुत सारे रीज़न रहते हैं। कभी कभी बच्चे का खुद पढ़ने का मन नहीं करता, कभी कभी उसको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कि वो पढ़ पाए, कभी कभी घरों में वातावरण नहीं मिल पाता है। मान लीजिए किसी घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चा क्या ही पढ़ेगा। ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उनको भैया खाने के लिए 2 रोटी ही नहीं मिली, वो पढ़ने कैसे भेजेंगे। तो ये इस टाइप के भी रहते हैं आपके जो भी शिक्षण को अफेक्ट करते हैं। दूसरा कुछ आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और उस वजह से वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है स्टडी पे। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस टाइप की आपके डेफिसिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो सब अगर है तो बच्चे का अधिगम जो है प्रभावित होगा। जैसे डिसलेक्सिया में उसको पठन विकार रहता है, उसको पढ़ने में परेशानी आती है, स्पेलिंग्स में वो कंफ्यूज रहता है, डी को बी और बी को डी लिखता है, तो ये सब का डिसलेक्सिया के लक्षण है। तो और वही हो गया घर की आर्थिक स्थिति, पति पत्नी के संबंध, संतानिक वृत्ति, दायित्व, और ये इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, बच्चे कहीं ना कहीं अनुकूल शिक्षा नहीं ले पाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक में वही हो गया कि बच्चे का अपना ही मन नहीं है। ठीक है, उसमें अभी इसमें एक तो एबिलिटी नहीं है, दूसरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उसको नॉलेज है लेकिन वो उसको उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता, किसी के सामने बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो उसको अभिवृत्ति की प्रॉब्लम है, उसमें मूल प्रवृत्तियाँ ही नहीं है कि वो पढ़ पाए। ठीक है, सब कुछ है। तो इस तरह से ये कारण जो रहते हैं आपके, ये आप देख लीजिएगा, ये बाधाएं लेकर आते हैं। अब शिक्षण मेथड कौन से होते हैं, तो ये हमने अभी देखा ही था कि आप पहले उदाहरण बताइए, फिर आप नियम पर जाइए, यानी आगमन विधि आ गया, फिर आपके निगमन विधि, आप पहले नियम बता दीजिए फिर आप उदाहरण बताइए। अन्वेषण विधि, ये खोज विधि, ये खोज, बच्चे को खोज करने को प्रेरित करिए कि जाओ आपको, ठीक है, आज घर जाना है और आपको पता लगाना है कि पेड़ में क्या क्या होता है। बच्चा जाएगा, पेड़ देखेगा, अच्छा ये मम्मी ये क्या है, तो ये पत्तियाँ हैं, ठीक है, उसने लिख लिया पत्ती होती हैं। ये मम्मी ये क्या है, तो ये बेटा पेड़ का तना है, अच्छा ये क्या है, ये फ्रूट्स है, ये फ्लावर्स हैं। तो अब वो ये सब खुद पेड़ को देख के जब लिख रहा है पूछ पूछ के, तो उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये है। अब आप उससे पूछो कि लेट राइट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वो आराम से लिख देगा कि ये पेड़ में पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, तना होता है, फूल होते हैं, फल होते हैं, रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अन्वेषण या खोज विधि। निरीक्षण करवाइए, ठीक है, निरीक्षण विधि होता है। बोध प्रणाली हो गया, सामूहिक पठन, आप ग्रुप में पढ़वाइए, सब बच्चे ग्रुप में पढ़ेंगे तो एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे की नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, यांत्रिक प्रणाली, अब कंप्यूटर के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द यांत्रिक प्रणाली। ठीक है, और प्रश्नावली, आप क्वेश्चंस पूछ, क्लास में अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो क्वेश्चंस पूछ रहा है, बच्चे क्विज करा रहे हैं, तो बच्चे क्यूरियोसिटी ले रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ उनको आंसर जो है वो याद हो रहे हैं, इसको एक खेल की तरह वो यूज़ कर रहे हैं। क्विज प्रणाली, क्वेश्चन प्रणाली। अब प्रैक्टिस तो हर चीज़ में इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आप करवा रहे हो, बच्चों को प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। विश्लेषण कर रहे हैं, संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है, आपका एनालिसिस हो रहा है। अब एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हो, प्रयोगशाला विधि, लेक्चर दिया जा रहा है तो ये लेक्चर मेथड, तो ये सब आपके खेल विधि, खेल के माध्यम से बच्चे को सिखा रहे हो, तो ये सब आपके शिक्षण विधियाँ होती हैं। दूसरा, शिक्षार्थियों के चरित्र और किशोरों और वयस्क शिक्षार्थियों के चरित्र, एकेडमिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सभी को पता होगा कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब ये है संज्ञानात्मक विकास, कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके संज्ञान को इतना ज़्यादा आप डरिए मत, ज्ञान से रिलेट कीजिए, संज्ञान से हटा दीजिए, ज्ञान नहीं, आपका जो अब ये नॉलेज है वो कैसे इन्हेंस हो रही है, दैट इज कॉल्ड दी संज्ञानात्मक विकास। आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है, यही आपका संज्ञानात्मक विकास है। बाकी सब में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं, सब एक जैसा नहीं सीखते,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे की अभिक्षमता के अकॉर्डिंग बच्चे को लेक्चर प्रोवाइड करना है, मतलब टीचिंग देनी है। ठीक है, अब ये आपके टीचिंग एड्स आ गए। आप कैसे जो श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल आप करोगे, दृश्य श्रव्य का करोगे, दृश्य का करोगे, ठीक है, विस्तारक, मैजिक लैटर्न, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, इन सब की सहायता से आप ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह आ गया, दृश्य श्रव्य सामग्री, इन सब के उपयोग से आप बच्चे को पढ़ाओगे। जैसे दृश्य सामग्री, यहाँ पर आपकी फिल्म स्ट्रिप्स आ जाएंगी, आप श्यामपट्ट पर लिखोगे, कुछ मूल चित्र दिखाओगे, मानचित्र दिखाओगे, प्रोजेक्टर्स हो गए, आपके एटलस हो गया। यहाँ पर ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर मूल्यांकन प्रणाली आ गया। मूल्यांकन प्रणाली कैसे करना है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, हर फील्ड का मूल्यांकन करना है, जिससे बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, मूल्यांकन का महत्व क्या है कि आप इससे आप पता लगा सकते हो कि क्या बच्चे, आपने जो जो पढ़ाया बच्चे ने उसको किस हद तक जो है वो सीखा है। ठीक है, उसको हमें किसी कोई डिवीज़न वगैरह देने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि ये देखने को मूल्यांकन करते हैं कि हमने जितना पढ़ाया उसने कितना ग्रहण किया है और उसका कौन सा फील्ड जो है वो वीक है, जहाँ पर हमें वर्क ज़्यादा करना है। तो ये आपका नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये ऑल अबाउट योर। अब ये देखिए जाए उच्च शिक्षा के संस्थानों में शिक्षण के तरीके, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित विधि आ गई एक बारी आपकी। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन कक्षा में छात्र केंद्रित विधि भी है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, विविधता के लिए खाता है। तो उपयुक्त उपकरण आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका अभी चल रहा है स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, मूक्स, इन सब की तो वीडियोस हमारी सेपरेटली पड़ी हुई हैं, स्वयं प्रभा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जो आपका ये CGPA का सिस्टम चल रहा है उसका है। एंड अब कल से हम यहाँ से आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जो भी अभी हमने दोनों पार्ट में एलैबोरेट किया है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।